everyone, this is Sneha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो आज से हम लोग स्टार्ट करें हमारी इंडियन इको की एक वन शॉट लेक्चर्स की रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे हर चैप्टर को 30 to 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने की। 40 मिनट से ज्यादा नहीं खींचेंगे, लेकिन सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो देखो, जिन लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने बहुत डिटेल में हमारी मैक्रो, इंडियन इको, बीएसटी सब कुछ कवर कर लिया। जिनका पूरा कोर्स हो गया, आप आराम से इस सीरीज से अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं करा, टाइम बहुत कम है, अभी तक फर्स्ट चैप्टर भी खोल के नहीं देखा ना, देन दिस सीरीज इज फॉर यू। आप आराम से इस सीरीज को फॉलो करके डेली बेसिस पर अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर। तो शुरू करते हैं। देखो, आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले तो नाम का मतलब समझ लो। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से मतलब क्या है? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे, अंग्रेजों ने हम पर 200 सालों तक रूल करा था, तब हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। तो देखो, एक चीज तो अपने दिमाग में फिट कर लो, ब्रिटिशर्स ने कुछ भी अच्छा नहीं करा था। वो हमारी कंट्री पर रूल कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही तरीके से हमारा शोषण करा था, हमारा एक्सप्लॉयटेशन करा था। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। तो देखो, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही शानदार इकोनॉमी थी। हमारी इकोनॉमी एक वाइब्रेंट इकोनॉमी थी। वाइब्रेंट मतलब शेक करती हुई इकोनॉमी थी, ग्रो करती हुई इकोनॉमी थी, प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी थी। आगे बढ़ रहे थे हम लोगों का जीडीपी इंक्रीज हो रहा था। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें ना, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग सेल्फ कंटेन्ड थे, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट थे, आत्मनिर्भर थे, दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं थे किसी चीज के लिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हुआ करते थे ना, हाथ से बनी हुई चीजें, मूर्ति वगैरह या फिर जो भी पेंटिंग्स वगैरह, हाथ से बनी हुई सारी चीजें, वो बहुत फेमस थी। इंडिया में ही नहीं, हम लोग इन चीजों को एक्सपोर्ट भी करा करते थे। तो कहीं ना कहीं हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो एक ग्लोबल रेप्यूटेशन एंजॉय कर रहे थे। दूसरी कंट्रीज वाहवाही करती थी हमारी। हमारे यहाँ का कॉटन ले लो, जूट ले लो, इंडिगो ले लो, बहुत ही शानदार, बहुत ही फाइन क्वालिटी का था। ये सारी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इंडिया की एक अच्छी खासी वाहवाही हुआ करती थी। लेकिन फिर क्या होता है, ब्रिटिशर्स आते हैं, 200 सालों तक हम पर रूल करते हैं, बहुत ही तरीके से हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, हमारा शोषण करते हैं। हम लोग जो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, हमारे जो फिनिश्ड गुड्स हम एक्सपोर्ट करा करते थे, उन्होंने इस इंडियन इकोनॉमी को कैसा बना दिया? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे, तब हम हमारे हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट नहीं करा करते थे। तब हम क्या एक्सपोर्ट करते थे? हमारा कॉटन, हमारा जूट, हमारा इंडिगो, हमारा सिल्क। उन्होंने देख लिया यार, इंडिया के अंदर ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, तो ये सारी चीजें वो हमसे ले जाया करते, हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते। वहां पर ब्रिटेन के अंदर उनके पास में बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, मशीनें वगैरह थी, वहां पर वो फिनिश्ड गुड्स बनाते, कपड़ा बनाते, ड्रेसेस वगैरह बनाते और लाके बेचते भी किसी को थे, हम ही को बेचते थे। उन्होंने देखा यार, इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, तो बेचते भी किसी को, हम ही को बेचते। तो ब्रिटिशर्स ने हमें बना दिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था। लेकिन क्या होता है, ब्रिटिशर्स आते हैं और बारी बारी करके वो हमारे यहाँ के सारे सेक्टर्स को बर्बाद करते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन करा, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद करा। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो, उन्होंने किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, उन्होंने कोई डैम्स नहीं बनवाए, कोई कैनाल्स नहीं बनाए, इरिगेशन सिस्टम को इंप्रूव करने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें हमारी कंट्री से मतलब ही नहीं था। और तो और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी वो एक सिस्टम लेकर आते हैं जिसका नाम होता है जमींदारी सिस्टम। और इस सिस्टम की वजह से हमारे यहाँ के जो बेचारे छोटे फार्मर्स थे, जो स्मॉल लैंडलेस फार्मर्स थे, उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। आगे चल के हम पढ़ेंगे। फिर अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, तो उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को एकदम खत्म कर दिया, एकदम बंद करवा दिया। क्योंकि हम लोग अगर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करते थे ना, उस पर वो बहुत ज्यादा टैक्स लगाया करते थे, हमें बेचने ही नहीं देते थे। तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एकदम खत्म हो गई। उन्होंने इंडिया को बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटीरियल, कि अब से
इंडिया सिर्फ अपना रॉ मटेरियल कॉटन, जूट, सिल्क, इंडिगो एक्सपोर्ट करेगा, वो भी किसको? ब्रिटेन को। फिर वो वहां पर फिनिश्ड गुड्स बनाते, ड्रेसेस वगैरह, कपड़ा वगैरह बनाते और लाकर बेचते भी किसी को थे, हम ही को बेचते थे। तो हमारा जितना भी ये फॉरेन ट्रेड हो रहा था ना, जो एक्सपोर्ट हो रहा था, इंपोर्ट हो रहा था, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के फेवर में था। उन्होंने हमारी इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन करा, हमारी भलाई के लिए कुछ भी नहीं करा। तो यही सारी चीजें हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसा था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर की बात नहीं करें, ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। तो ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। स्टेगनेंट का मतलब है रुकी हुई इकोनॉमी थी, जिसमें ग्रोथ का कोई साइन देखने को नहीं मिल रहा था। मोस्टली हमारी जो पॉपुलेशन थी वो पॉवर्टी के अंदर, गरीबी के अंदर रह रही थी। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत पुअर था, लोगों के पास में खाने को कुछ नहीं था और टाइम टू टाइम कंट्री के अंदर फैमाइंस देखने को मिलते थे, यानी कि अकाल पड़ जाता था, भूखमरी फैल जाती थी, भूख की वजह से लोगों की डेथ होती थी, मिलियंस ऑफ डेथ्स हुआ करती थी। कभी भी कंट्री में कोई भी बीमारी फैल जाती थी, बीमारी की वजह से लोगों की डेथ होती थी। तो बहुत ही खराब हमारी इकोनॉमी थी, एक रुकी हुई हमारी इकोनॉमी थी, ग्रोथ का कोई साइन देखने को नहीं मिल रहा था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी कोई एफर्ट नहीं डाला कि यार इंडिया की नेशनल इनकम निकाल के देखते हैं ना, इंडिया की पर कैपिटा इनकम तो निकाल के देखते हैं। उन्होंने कभी ट्राई नहीं करा, क्योंकि उन्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखना, कुछ इंडिविजुअल्स ने ट्राई करा था इंडिया की नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम निकालने का, जिनके नाम है दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बे, VKRV राव और RC देसाई। लेकिन देखो, इन चारों के भी जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो आपस में एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे, काफी कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट्स थे। लेकिन सबसे बेहतर जो हम मानते हैं ना, वो सबसे अच्छी कैलकुलेशन थी VKRV राव जी की। ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, नाम याद रखना। तो पहला पॉइंट याद हो गया, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। नंबर 2 आता है बैकवर्ड इकोनॉमी थी, यानी कि पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी। क्योंकि हमारी जब नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम इन इंडिविजुअल्स ने निकाली तो देखा गया हमारी नेशनल इनकम बहुत कम है, पर पर्सन की इनकम बहुत कम है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। मोस्टली हमारी जो पॉपुलेशन थी वो पुअर थी, लोगों के पास में सफिशिएंट फूड नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने के लिए कुछ नहीं है, छत नहीं है घर पर, शेल्टर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी रेट वगैरह बहुत कम थी। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई तो इलाज के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी। कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। तो इकोनॉमी कैसी थी हमारी? पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी। थर्ड है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। हमारी जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो कौन से सेक्टर में इंगेज थी? एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थी। हमारी 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थी। तो सोच के देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए ना, कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए। 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज है, लेकिन इस एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 50% भी नहीं था। तो ये शो करता है कि हम प्रोडक्शन बहुत कम कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी और उस टाइम पर सब्सिस्टेंस फार्मिंग हुआ करता था, यानी कि फार्मर सिर्फ इतना ही उगाता था जिससे वो अपने घर के काम में ले सके। उसने क्रॉप्स उगाई और वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए उन क्रॉप्स को यूज में ले लेगा। उसके दिमाग में आता ही नहीं था यार इन चीजों को मार्केट में बेच के हम पैसा भी कमा सकते हैं। नंबर 4 आता है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक का मतलब होता है ना के बराबर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो ग्रोथ कैसी थी? ना के बराबर थी। अगर हम बेसिक इंडस्ट्रीज की बात करें, हैवी इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे आयरन की इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, मशीन्स की इंडस्ट्रीज, तो इन इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा कमी थी हमारी कंट्री के अंदर। कोई मशीन्स वगैरह का प्रोडक्शन नहीं होता था। हमारी जो बेचारी छोटी छोटी सी स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, जहां पर लोग हाथ से चीजें बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते थे, उन्हें ब्रिटिशर्स ने अच्छे से एक्सप्लॉइट करा था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। और कैपिटल गुड्स के लिए, यानी कि मशीन्स वगैरह के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स चाहिए, उन सब चीजों के लिए हम इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थे। ये सारी चीजें हम ब्रिटेन से इंपोर्ट करा करते थे। 5th पॉइंट वही आता है, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। हमारी इकोनॉमी बिल्कुल भी उस टाइम पर आत्मनिर्भर नहीं थी जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थे। मशीनरी के लिए हम लोग ब्रिटेन वगैरह पर डिपेंडेंट थे। आर्म्ड फोर्सेस चाहिए कोई वॉर्स वगैरह लड़ने के लिए तो हम ब्रिटेन पर डिपेंडेंट थे। इवन जो डे टू डे लाइफ की चीजें होती है ना, जैसे मान लो मेडिसिन चाहिए, केरोसिन ऑयल चाहिए, साइकिल वगैरह चाहिए, मोटर वगैरह चाहिए, इन सब चीजों के लिए भी हम दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट थे। ये सारी चीजें हम लोग इंपोर्ट करा करते थे।
सिक्स्थ आता है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। देखो उस टाइम पर 72% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थे, तो हमारे यहाँ की 86% पॉपुलेशन जो थी वो गाँव में रहती थी। सिर्फ 14% पॉपुलेशन ही ऐसी थी जो कहाँ रह रही थी, अर्बन एरियाज में रह रही थी। तो पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में बहुत कम रहती थी, लिमिटेड अर्बनाइजेशन था। और लास्ट है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। आज भी सेमी फ्यूडल इकोनॉमी है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी थी, आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी होता है। प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचता है, और गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर भी होता है जो सोशल वेलफेयर के बारे में सोचता है। तो हम लोग ना तो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट थे, पूरी तरह से सिर्फ प्राइवेट सेक्टर भी नहीं था, ना हम पूरी तरह से सोशलिस्ट थे, पूरी तरह से सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं था। हम लोगों ने अपनाई एक मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है और गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसी थी हमारी ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे। अब हम वन बाय वन अलग अलग सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की, कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। तो देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन बहुत कम था, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। प्रोडक्शन कम क्यों था? राइस ले लो, वीट ले लो, हर चीज का प्रोडक्शन कम था, क्योंकि किसी तरह के कोई परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं थे, सिंचाई के कोई साधन नहीं थे। हम लोग एंटायरली रेनफॉल पर डिपेंडेंट थे। किसी साल बारिश होती थी तो प्रोडक्शन होता था, बारिश नहीं होती थी तो प्रोडक्शन नहीं होता था। ब्रिटिशर्स ने डैम्स वगैरह कुछ नहीं बनवाए, कोई कैनाल्स नहीं बनवाए। उन्होंने इस इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करने पर कोई फोकस नहीं करा, उन्हें मतलब ही नहीं था। तो हमारा प्रोडक्शन कम, प्रोडक्टिविटी कम। सेकंड आता है एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से अलग से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक सिस्टम लेकर आई जिसका नाम था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लेकिन इसके आगे एक वर्ड लग गया एक्सप्लॉइटेटिव, क्योंकि ये जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था इसने हमारे बेचारे लैंडलेस फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन करा था, शोषण करा था। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिलेशन सेटअप करा, ट्रायंगुलर रिलेशन, जिसमें एक तरफ थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट तो पता ही है, वही लोग अंग्रेज वगैरह, इसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं। एक तरफ इसमें आते थे जमींदार। क्या आते थे? जमींदार। जो पीछे मैंने आपको बोला था ना जमींदारी सिस्टम, उसी को ये बोला जाता है। और एक तरफ आते थे हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल। देखो बहुत ध्यान से समझना, ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। जमींदार वो लोग थे जिनके पास से बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, बड़े बड़े पैसे वाले किसान हुआ करते थे। बड़े बड़े पैसे वाले किसान थे तो ये खुद के लैंड पर खुद फार्मिंग नहीं करा करते थे। और एक थे बेचारे टिलर्स ऑफ द सॉइल। टिलर्स ऑफ द सॉइल थे हमारे लैंडलेस फार्मर्स। कौन? लैंडलेस फार्मर्स, जिनके पास में खुद का पीस ऑफ लैंड नहीं था, खुद का खेत नहीं था। तो ये बेचारे जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे, ये किसके लैंड पर खेती करते थे? जमींदार के लैंड पर खेती करते थे। और बदले में ये जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे, इन्हें जमींदार को क्या देना पड़ता था? रेंट देना पड़ता था। समझ में आ गया? ये टिलर्स ऑफ द सॉइल जमींदार को क्या देते थे? रेंट देते थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदार को बोलती है, जमींदार तुम्हें तो अच्छा खासा रेंट मिल रहा है, लेकिन तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें इन टिलर्स ऑफ द सॉइल से क्या कलेक्ट करना पड़ेगा? टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, जिस टैक्स को बोला जाता है लैंड रेवेन्यू। तुम इन टिलर्स ऑफ द सॉइल से टैक्स कलेक्ट करो और टैक्स कलेक्ट करके लाके हमें दो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो हम तुमसे तुम्हारी जमीन छीन लेंगे, यानी कि जमींदारी छीन लेंगे। तो इस वजह से जमींदार क्या करते? इन बेचारे लैंडलेस फार्मर्स से, टिलर्स ऑफ द फार्मर्स से बहुत सारा टैक्स यानी कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते और उसके बदले ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदार को इस काम के लिए थोड़ा बहुत कमीशन भी देती थी। तो जमींदार को तो सही है ना यार, इन्हें अच्छा खासा रेंट भी मिल रहा है, इन्हें लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कमीशन भी मिल रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में अच्छा खासा टैक्स जा रहा है। यहां पर एक्सप्लॉइटेशन किसका हुआ? बेचारे टिलर्स ऑफ द सॉइल का रेंट भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, इनके पास में कुछ पैसा बचता ही नहीं था, इतना ही चल पाता था कि भाई अपना 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाए। तो ये था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। एक्सप्लॉइटेटिव वर्ड क्यों लगाया? क्योंकि इस लैंड सेटलमेंट सिस्टम ने किसका एक्सप्लॉइटेशन करा? टिलर्स ऑफ द सॉइल का एक्सप्लॉइटेशन करा। समझ में आया? थर्ड आता है फोर्थ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब भाई ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि इंडिया का कॉटन है, जूट है, इंडिगो, इंडिगो मतलब नील, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है, सिल्क बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो इन्होंने हमारे फार्मर्स को बोला कि अब आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए क्रॉप्स ग्रो मत करो, अब आप राइस ग्रो मत करो, अब आप व्हीट ग्रो मत करो, अब आप क्या ग्रो करो? अब आप कैश क्रॉप्स ग्रो करो। क्या ग्रो करो? कैश क्रॉप्स ग्रो करो, जैसे कॉटन ग्रो करो, जूट ग्रो करो, इंडिगो ग्रो
ग्रो करो, सिल्क ग्रो करो, क्योंकि इन सब चीजों की डिमांड कहां पर थी? ब्रिटेन के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में थी। वो फिर वहां पर फिनिश्ड गुड्स बनाते और लाके बेचते, किसी को? हम ही को बेचते। तो फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन हुआ। हमें बोला गया कि हम सबसिस्टेंस के लिए ग्रो ना करें, हम कैश क्रॉप्स ग्रो करें। इसे बोला जाता है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। कि फार्मिंग को किससे जोड़ दिया? पैसों से जोड़ दिया। अब वही ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए कहीं ना कहीं हमें मार्केट पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, मार्केट की अनसर्टेनिटीज फेस करनी पड़ती थी। फोर्थ है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, ना जमींदार ने कोई इन्वेस्टमेंट करी, ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट करी। इन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डाले कोई फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए, कोई डैम्स वगैरह नहीं बनाए, कोई कैनाल्स वगैरह नहीं बनवाए, कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने डेवलप नहीं करा। सॉइल के डीसैलिनेशन के लिए, सॉइल के अंदर जब नमक का कंटेंट बढ़ जाता है उसे सैलिनेशन बोलते हैं, उसे करेक्ट करने के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं करा, क्योंकि इन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं था। सब अपना अपना पैसा बना रहे थे। फिफ्थ आता है गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। देखो, ओनर्स ऑफ द सॉइल कौन है? जमींदार है, जिनके पास में बड़े बड़े खेत हुआ करते थे। टिलर्स ऑफ द सॉइल कौन है? अपने बेचारे जो लैंडलेस फार्मर्स है, जो छोटे फार्मर्स हैं। तो ओनर्स ऑफ द सॉइल यानी कि जो जमींदार है, इनके पास में अपनी अच्छी खासी रेंटल इनकम आ रही थी, रेंट इन्हें मिल रहा था, इन्हें अच्छा खासा कमीशन भी मिल रहा था। तो ये तो डे बाय डे पैसे वाले होते गए। ये अपने पैसे को अपनी लाइफ की लग्जरीज पर स्पेंड करा करते थे, गाड़ी वगैरह चलाया करते थे, ट्रैक्टर वगैरह रखा करते थे। बेचारे टिलर्स ऑफ द सॉइल हमारा रेंट भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, ये बेचारे डे बाय डे और गरीब होते गए। इनके पास में कोई पैसा नहीं बचता था कि ये कुछ एक्स्ट्रा कर सके। सिर्फ इतना ही था कि भाई दो वक्त की रोटी का गुजारा हो जाए। कई बार तो इन टिलर्स ऑफ द सॉइल को लोन भी लेना पड़ता था ताकि ये लैंड रेवेन्यू चुका सके, अपना टैक्स चुका सके। तो वही है, ये डे बाय डे पैसे वाले होते गए, ये डे बाय डे और गरीब होते गए। तो इनके बीच में गल्फ यानी कि एक गैप बढ़ता गया। सिक्स्थ आता है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। हमारी कंट्री में तो आज भी मोस्टली फार्मर्स कैसे हैं? बेचारे स्मॉल फार्मर्स हैं, बेचारे मिडिल क्लास मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं, जिनके पास में खुद का कोई पीस ऑफ लैंड नहीं है। तो उस टाइम पर एक तो बेचारे फार्मर्स के पास में स्मॉल स्मॉल लैंड हुआ करते थे, छोटे छोटे से कमरे जितने से लैंड, जिसपे वो कोई मशीनें वगैरह नहीं चला सकता। और तो और लैंड कैसे हुआ करते थे? फ्रेगमेंटेड यानी कि टुकड़ों में हुआ करते थे, कि एक पीस ऑफ लैंड किसी के फार्मर के पास में यहाँ है, एक उसका खेत यहाँ पर है। तो उसके पास में जो लैंड हुआ करते थे वो टुकड़ों में हुआ करते थे, कि वो एक टाइम पर दोनों खेतों पर काम भी नहीं कर सकता, छोटे छोटे लैंड्स पर कोई मशीन्स वगैरह भी नहीं चला सकता। तो ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्शन कम हुआ करता था। सबसिस्टेंस आउटलुक, फार्मर का नजरिया फार्मिंग के प्रति यही था कि यार क्रॉप्स उगाओ और जो भी उगाया है उसे सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में ले लो। उसके पास में इतना सरप्लस बचता ही नहीं था, एक्स्ट्रा बचता ही नहीं था कि वो उसे मार्केट में बेच के पैसे भी कमा सके। तो ऐसा था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे। यही शो कर रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, हमारा बैकवर्ड था, उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन करा था। उसके बाद में देखो हमारे पास में कुछ पॉइंट्स आते हैं। जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तब बहुत बार हमारी कंट्री में फैमाइंस देखने को मिलते थे, यानी कि अकाल पड़ जाता था, या तो एकदम सूखा पड़ जाता था, या फिर बहुत ज्यादा बारिश आती थी कि फूड की एकदम शॉर्टेज हो जाती थी। तो बहुत बार लोग भूखमरी से मर रहे हैं, हंगर और स्टारवेशन की वजह से बहुत डेथ्स हुआ करती थी। अब इसमें एक एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, सबसे बड़ा जो फैमाइन आया था वो बंगाल में आया था, जिसे बोलते हैं हम ग्रेट फैमाइन ऑफ बंगाल। कब आया था? 1769 से 1770 के अंदर। याद रखना, जो सबसे बड़ा फैमाइन आया था बंगाल में आया था, ग्रेट फैमाइन ऑफ बंगाल कब आया था? 1769 से 1770 के अंदर। और बार बार ऐसे फैमाइंस हमारी कंट्री में देखने को मिलते रहे हैं, जिसकी वजह से कम 85 मिलियन लोगों की डेथ भी हुई है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक इस तरह के फैमाइंस हमारी कंट्री में देखने नहीं मिले। एक बात और आती है, जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ ना, जब हम लोग आज़ाद हुए, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुए, उसका भी हमारी कंट्री पर एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? जब पार्टीशन होता है तो इंडिया के हिस्से में 82% पॉपुलेशन आती है। हमें पॉपुलेशन कितनी मिलती है? 82% पॉपुलेशन इंडिया को मिल जाती है। पाकिस्तान के पास में सिर्फ कितनी पॉपुलेशन जाती है? 18% पॉपुलेशन जाती है। तो पॉपुलेशन तो हमें ज़्यादा मिल गई, लेकिन अगर हम फूड ग्रेन एरिया की बात करें, उस खेतों की बात करें जहां पर फूड क्रॉप जो क्रॉप्स है वो ग्रो करी जाती है, हमें सिर्फ 65% फूड ग्रेन एरिया ही मिला। अगर हमें 82% पॉपुलेशन मिली है तो हमें फूड ग्रेन एरिया भी ज्यादा मिलना चाहिए ना, लेकिन पॉपुलेशन हमें 82% मिली और हमारे हिस्से में सिर्फ 65% फूड ग्रेन एरिया ही आया। बाकी 35% जो फूड ग्रेन एरिया था, जिसके अंदर बहुत ही अच्छा जो लैंड आ जाता है ना, जैसे वेस्ट पंजाब का लैंड हो गया, सिंध के आसपास के जो खेत वगैरह हो गए, ये सारी की सारी चीजें किसके
हिस्से चले गई, पाकिस्तान के हिस्से चले गई, तो कहीं ना कहीं इस चीज ने भी इंडिया पर एक नेगेटिव अपना इंपैक्ट डाला। इसकी वजह से भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा पीछे रह गया। समझ में आ गया यहां तक? अब देखो एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर। जो ब्रिटिशर्स हम पर रूल करने आए थे उससे पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? तो देखो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम लोग सेल्फ सफिशिएंट थे, आत्मनिर्भर थे, दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं थे। फार्मर्स की अगर हम बात करें, फार्मर्स वर एंगेज्ड इन क्रॉप फार्मिंग, फार्मर्स आराम से अपनी क्रॉप्स वगैरह उगाया करते थे, कैटल फार्मिंग भी करते थे, लाइव स्टॉक फार्मिंग करते थे, पशुपालन वगैरह करते थे। इसके अलावा भी हमारी कंट्री में बहुत सारे फंक्शनरीज थे, जैसे धोबी हुआ करते थे, सुनार हुआ करते थे, जो शू मेकर्स होते हैं वो हुआ करते थे। उस टाइम पर कोई इंटरमीडियरीज एग्जिस्ट नहीं करते थे, जैसे पीछे हम लोगों ने जमींदार थे कि कोई इंटरमीडियरीज नहीं थे। ये जो फार्मर्स और फंक्शनरीज थे, अदर लोग थे, ये खुद अपना पैसा कमाते और खुद ही टैक्स किसको दिया करते थे? डायरेक्टली किंग को दिया करते थे। इनके बीच में कोई इंटरमीडियरी जमींदार वगैरह नहीं हुआ करता था। तो अच्छी खासी ग्रो करती हुई हमारी इकोनॉमी थी। इनफैक्ट एक फ्रेंच ट्रैवलर हमारी कंट्री में आए थे 17th सेंचुरी के अंदर, जिनका नाम था बर्नियर, और उस टाइम पर 17th सेंचुरी के बंगाल को देखकर बर्नियर ने बोला दिस इज रिचर देन इजिप्ट, ये तो इजिप्ट से भी ज्यादा रिचर है। तो समझ जाओ हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले। तो समझ में आ गया एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। अगला आता है हमारे पास में इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर जानते हो, फैक्ट्रीज वगैरह जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को मुझे अगर आपको अच्छा से डिस्क्राइब करना होगा ना, तो मैं एक शब्द दे दूंगी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जब इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। जब इंडस्ट्रीज बंद होती हैं, जब इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करा जाता है, इंडस्ट्रीज खत्म होती है, उसे हम लोग बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ही सिस्टमैटिकली हमारा क्या करा? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा टू एक्सप्लॉइट इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल। वो लोग क्या करते? हमसे हमारा रॉ मटेरियल ले जाते, कॉटन, जूट, इंडिगो, सिल्क वगैरह ले जाते, वहां पर जाके वो लोग फिनिश्ड गुड्स बनाते और उन फिनिश्ड गुड्स को लाके बेचते भी किसको? हम ही को बेचते। तो उन्होंने हमें क्या बनाया? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुआ क्या, हमारे यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उन्हें ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया? कंप्लीटली खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑब्वियसली बात है, हमारी जो बेचारी स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, अगर वो बंद होंगी तो बहुत सारे लोगों का रोजगार भी छिन जाएगा। कंट्री में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला और हमारे इंडियन मार्केट्स के अंदर कहीं ना कहीं ब्रिटिश गुड्स इंक्रीज होने लग गए, हम लोग भी ब्रिटिश गुड्स की डिमांड करने लग गए। तो देखो दो चीजें हमें पढ़नी है। नंबर 1 क्या है? डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। ब्रिटिशर्स ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जो हाथ से बनाने वाली इंडस्ट्रीज थी, इस तरह की इमेज देखकर समझ में आ जाएगा, इस तरह की इंडस्ट्रीज को कंप्लीटली क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। अब देखो किस तरह से डिस्ट्रॉय करा, तो नंबर 1 रीजन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ मतलब जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर टैक्स लगता है ना, उसे हम टैरिफ बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव वाली वो पॉलिसी लेकर आए। कैसी पॉलिसी लेकर आए? अगर इंडिया अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है, अगर इंडिया अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है तो वो टैरिफ फ्री होगा, यानी कि टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इस रॉ मटेरियल की डिमांड कहां पर है? ब्रिटेन के अंदर डिमांड है, वो अपना फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। समझ में आया? वहीं इंडिया अगर ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करता है तो वो भी टैरिफ फ्री होगा, उस पर भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटेन को, टैक्स फ्री है, उनसे फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी टैक्स फ्री है, दोनों चीजें उनके फेवर में है। लेकिन अगर इंडिया अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट, अपने फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उस पर हैवी ड्यूटी लगेगी। ड्यूटी का मतलब भी टैक्स होता है, उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं डाउन जाने लगे, उनकी डिमांड धीरे धीरे कम हो गई। तो समझ में आया कैसी भेदभाव वाली पॉलिसी थी? रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे टैक्स फ्री है, उनसे फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करेंगे टैक्स फ्री है। लेकिन अगर हम लोगों ने सोचा कि हम हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, हमारे फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करें तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज धीरे धीरे खत्म हो गई। एक नंबर 1 कारण ये था, याद रखना। दूसरा है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। ब्रिटिशर्स के आने से पहले राजा महाराजा वगैरह का जमाना था, अब राजा महाराजा भी खत्म हो गए। राजा महाराजा इन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड करते थे। अब ब्रिटिश
ब्रिटिशर्स आ गए, नवाब्स वगैरह का जमाना खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड अपने आप कम हो गई। कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर वो जो ब्रिटेन से मशीन मेड गुड्स आ रहे थे, वो गुड्स हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को एक अच्छी खासा कंपटीशन दे रहे थे। तो ये भी रीजन था, कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड कम होने लगी। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, हमारा डिमांड का नजरिया बदलने लगा। अब हम लोग वेस्टर्न चीजों की डिमांड करने लगे, हमारा डिमांड का पैटर्न बदल गया। और ब्रिटिशर्स ने रेलवेज इंट्रोड्यूस कर दिया था। 1850 के अंदर ब्रिटिशर्स रेलवेज लेकर आए, जिसकी हेल्प से ब्रिटिशर्स अपना जो फिनिश्ड गुड्स बना के लाते थे ना ब्रिटेन से, उसे हमारी कंट्री के कॉर्नर कॉर्नर तक पहुंचाने लगे। तो वह ये इंडियन इकोनॉमी के अंदर ब्रिटिश गुड्स ज्यादा इंक्रीज होने लगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे हैंडीक्राफ्ट्स क्या हो गए, टोटली खत्म हो गए। एक चीज तो ये हुई। दूसरा है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज खुल रही थी उस टाइम पर, तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ थी वो कैसी थी, ब्लीक थी, यानी कि नेग्लिजिबल थी, ना के बराबर थी। थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज थी, कुछ कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स अपनी कंट्री में थे। जैसे कॉटन मिल्स जो थी उन्हें इंडियंस कंट्रोल करा करते थे। जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, जो जूट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज थी, उन्हें ब्रिटिशर्स कंट्रोल करा करते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ कैसी थी, ना के बराबर थी। थोड़ी थोड़ी सी कुछ इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होने लगी थी। जैसे 1907 के अंदर, याद रखना एमसीक्यू में पूछा जाएगा, टाटा एस्टैब्लिश हुआ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को एस्टैब्लिश हुआ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टैब्लिश हुई। थोड़ी बहुत शुगर की, सीमेंट की और पेपर वाली इंडस्ट्रीज भी एस्टैब्लिश हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट, लिखा है ना पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब है सरकार, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। ब्रिटिशर्स को हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने एक तो रेलवेज एस्टैब्लिश करा था खुद के फायदे के लिए, ताकि इंडिया के कोने कोने से रॉ मटेरियल ले जाए, वहां पर फिनिश्ड गुड्स बनाए और लाकर बेचे भी किसी को, हम ही को बेचे, हमारे कॉर्नर कॉर्नर तक वो फिनिश्ड गुड्स को पहुंचा सके। उसके लिए उन्होंने रेलवेज एस्टैब्लिश करा, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करा ताकि वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके। इसके अलावा ब्रिटिशर्स का हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ में कोई योगदान नहीं था। कैपिटल गुड्स की, हैवी गुड्स की, इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा कमी थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बहुत बहुत कम था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ कैसी थी, ना के बराबर थी। समझ में आ गया। थर्ड हमारे पास में आता है फॉरेन ट्रेड। देखो फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें तो उन्होंने इंडिया को क्या बना दिया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, की इंडिया अपना रॉ मटेरियल उन्हें एक्सपोर्ट करेगा, फिर वो वहां पर फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे। हम हमारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन, जूट, वूल, इंडिगो, शुगर, ये सारी चीजें, वो वहां पर फिनिश्ड गुड्स बनाते, इन चीजों से कपड़े वगैरह बनाते, ड्रेसेस वगैरह बनाते और लाकर बेचते भी किसको थे, हम ही को बेचते थे। तो उन्होंने हमें क्या बनाया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। सेकंड है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। हम लोग जो जितना भी फॉरेन ट्रेड कर रहे थे, यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, मोस्टली हम लोग फॉरेन ट्रेड सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में कर रहे थे, ब्रिटेन के साथ में कर रहे थे। 50% से ज्यादा हम जो फॉरेन ट्रेड कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में कर रहे थे, ब्रिटेन के साथ में कर रहे थे। बचा कुछ थोड़ा बहुत ट्रेड हम चाइना, श्रीलंका, ईरान वगैरह के साथ में कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड पर क्या कर लिया था, मोनोपोली हासिल कर ली थी, एक कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर लिया था। इंडिया वॉज ए ह्यूज मार्केट, हम उनके लिए एक अच्छा खासा मार्केट थे, वो आराम से अपने फिनिश्ड गुड्स हम लोगों को सेल करा करते थे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स वर लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू बी बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेसिकली हम लोग किसके साथ में करते थे, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ में। मोनोपोली हासिल करी। थर्ड है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। देखो क्या होता है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास में हमेशा क्या आता है, यूएस डॉलर आता है। याद रखना, जब एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी आती है, यूएस डॉलर आता है। जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं वो यूएस डॉलर के अंदर होते हैं। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो यूएस डॉलर आएगा। अगर हम किसी कंट्री से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है, हम पेमेंट किस में करते हैं, यूएस डॉलर में करते हैं। तो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, किसका एक्सपोर्ट कर रहे थे, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे पास में अच्छा खासा यूएस डॉलर आ रहा था, सरप्लस ट्रेड हो रहा था। लेकिन फिर भी इस सरप्लस ट्रेड को हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर स्पेंड नहीं करा गया। इतना सरप्लस ट्रेड होने के बावजूद भी, इतना यूएस डॉलर आ रहा था, फिर भी हमारी कंट्री में फूड ग्रेन्स की कमी थी, कपड़ों की कमी थी, दवाइयों
वगैरह की कमी थी, क्योंकि ये जो सरप्लस ट्रेड हो रहा था, ये जो इतना सारा यूएस डॉलर आ रहा था ना, उसे हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर खर्च नहीं करा जा रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जो इतनी सारी वॉर्स फाइट करती थी दूसरी कंट्रीज के साथ में, उन वॉर्स को फाइट करने के लिए इस पैसे को यूज में लिया जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अपना शासन चलाने के लिए इस पैसे को यूज में ले रही थी। इसी को हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, कि किस तरह से उन्होंने हमारी वेल्थ को खत्म करा, हमारे पैसे को खत्म करा। इसमें एक चीज याद रखना, एक सुएज कैनाल ओपन हुआ था, आर्टिफिशियल वाटरवेज है। सुएज कैनाल कब ओपन हुआ था? नवंबर 1869 के अंदर। और इस सुएज कैनाल के ओपन होने की वजह से इंडिया और ब्रिटेन के बीच की दूरी कम हो गई, तो कहीं ना कहीं हमारे जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की जो कॉस्ट आ रही थी, वो कॉस्ट कम हो गई। वो आराम से रॉ मटेरियल लेकर जाते, फिनिश गुड्स लाके हमें बेचते। क्यों? क्योंकि सुएज कैनाल ओपन होने की वजह से हमारे और ब्रिटेन के बीच की ट्रांसपोर्टेशन वाली जो दूरी थी, वो दूरी कम हो गई, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई। तो यहां पर सिर्फ आपको ये डेट याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? आगे बात आती है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। देखो, डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब उस टाइम पर हमारी पॉपुलेशन कैसी थी, बर्थ रेट क्या थी, डेथ रेट क्या थी, लिटरेसी रेट क्या थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो देखो, जब हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करेंगे तो सारे पॉइंट्स यही बताएंगे कि उस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, बैकवर्ड थी, स्टेगनेंट थी, ग्रोथ का कोई साइन देखने को नहीं मिल रहा था, बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा थी, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा बच्चों का जन्म होता था और उतनी ही ज्यादा डेथ्स भी हुआ करती थी। सिर्फ बच्चों की डेथ्स की मैं बात नहीं कर रही हूं, जितना ज्यादा जन्म हुआ करता था उतनी ही ज्यादा लोगों की डेथ भी हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पर कंट्री में बीमारियां बहुत ज्यादा थी। सेकंड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थी। इन्फेंट का मतलब है 1 साल तक के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं। जब जन्म से लेकर बच्चा 1 साल का हुआ है, इसके बीच में अगर बच्चे की डेथ हो जाती है ना, इसे हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थी। अगर 1000 बच्चों का जन्म होता था, तो जब तक वो बच्चा 1 साल तक का हुआ है, इस बीच में कम से कम 218 बच्चों की डेथ हो जाया करती थी ड्यू टू इलिटरेसी, लैक ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। ऑन एन एवरेज एक आदमी 32 ईयर्स ही जीता था, क्योंकि वही है, अवेयरनेस कम थी, हेल्थ के लिए हमारे पास में अच्छी सर्विसेज नहीं थी, बहुत सारी डेडली डिजीजेस थी तब जिनका कोई इलाज नहीं था। लिटरेसी रेट बहुत कम थी। एक पर्सन, कोई अगर एक भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो उस इंसान को हम क्या बोल देते हैं? लिटरेट बोल देते हैं, कि पढ़ा लिखा है। लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 16% ही थी, और उसमें से भी अगर हम फीमेल लिटरेसी की बात करें तो ये सिर्फ कितनी थी? 7% थी। तो ये कहीं ना कहीं हमें जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी शो करता है। समझ में आया? बर्थ रेट ज्यादा, डेथ रेट ज्यादा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम, लिटरेसी रेट भी बहुत कम। समझ में आया? अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोलते हैं? सिंपल सा रीजन है, 1921 से पहले हर 10 साल के अंदर पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। 1921 से पहले जब भी 10 साल में पॉपुलेशन की काउंटिंग हुआ करती थी, जिसे हम सेंसस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसस। तो हम देखते थे किसी सेंसस में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, किसी सेंसस में पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, फिर किसी सेंसस में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फिर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। तो हमारी पॉपुलेशन फ्लक्चुएटिंग थी। लेकिन 1921 के बाद से आज तक हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कभी डिक्रीज नहीं हुई, हमेशा हमेशा इंक्रीज ही हुई है, कंसिस्टेंट राइज ही हमें देखने मिला है। इसलिए हम बोल देते हैं ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। समझ में आया? एक एमसीक्यू यहां पर पूछा जा सकता है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे, सबसे पहली बार सेंसस कब कंडक्ट करा गया? सबसे पहली बार पॉपुलेशन की काउंटिंग कब हुई थी? तो ईयर 1881 के अंदर पहला सेंसस कंडक्ट करा गया था, पहली बार पॉपुलेशन की काउंटिंग करी गई थी। समझ में आया? आगे आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर में डिवाइडेड है। प्राइमरी के अंदर एग्रीकल्चर वगैरह आ जाता है, माइनिंग आ जाता है, फिशिंग आ जाता है, जहां से बेसिकली हमें क्या मिलता है? रॉ मटेरियल मिलता है। सेकेंडरी के अंदर इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स आते हैं जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा जा रहा है। और एक होता है टर्चरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सारी सर्विसेज आ जाती हैं। तो उस टाइम पर 72.7% पॉपुलेशन हमारी प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंगेज थी, खेती बाड़ी वगैरह में।
17.2% पॉपुलेशन हमारी टर्चरी सेक्टर में थी, यानी कि सर्विस सेक्टर में थी, और सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही हमारी कौन से सेक्टर में इंगेज थी, सेकेंडरी सेक्टर में इंगेज थी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंगेज थी। तो उसी को एक्सप्लेन करा है। हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर था। 72.7% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थी। वहीं अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें जैसे इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह, तो यहां पर बहुत कम परसेंट पॉपुलेशन, 2, 3, 4% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। मोस्टली लोग सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर में काम करते हैं। सेकंड है इंडस्ट्री एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। हम सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में इंगेज थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत कम लोग काम कर रहे थे, सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही हमारी ऐसी थी जो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर काम कर रही थी। वहीं अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें जैसे यूएसए के अंदर 32% लोग जो हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 10% लोग ही कौन से सेक्टर में काम कर रहे थे, सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे थे। तो ये ग्रोथ कैसी है, अनबैलेंस्ड है। ग्रोथ बैलेंस्ड कब होती है, जब एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर तीनों बराबर रेट से ग्रो करे। लेकिन इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये ग्रोथ हमें कैसी देखने मिली, अनबैलेंस्ड देखने को मिली। यहां पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तो ग्रो कर रहा था, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर ये अपनी इनिशियल स्टेजेस में ही था, यानी कि शुरुआती स्टेजेस में ही था। लास्ट है इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। देखो पहले क्या होता है, किसी भी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कंट्री ग्रो करने लगती है लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पर शिफ्ट होने लग जाते हैं। लेकिन इंडिया के केस में हमें ये ट्रांजिशन, ये जो चेंज है वो देखने को नहीं मिला। हम डायरेक्टली एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर से कौन से सेक्टर पर शिफ्ट कर गए, टर्चरी सेक्टर पर शिफ्ट कर गए। हम एग्रीकल्चर से सेकेंडरी सेक्टर पर शिफ्ट नहीं करे। तो ये ट्रांजिशन हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही ज्यादा कम है। समझ में आया? तो एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बहुत कम लोग काम करते हैं, अनबैलेंस्ड ग्रोथ है, और ये एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर का ट्रांजिशन हमारी कंट्री में इनसिग्निफिकेंट है, ना के बराबर है। लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने रेलवेज इंट्रोड्यूस करी। रेलवेज ब्रिटिशर्स ने हमारी भलाई के लिए इंट्रोड्यूस नहीं करी थी, खुद के मतलब के लिए इंट्रोड्यूस करी थी, ताकि कंट्री के कॉर्नर कॉर्नर से वो रॉ मटेरियल ले जाए और फिर फिनिश गुड्स बना के लाके उन्हें हमारी कंट्री के कॉर्नर कॉर्नर तक पहुंचा सके विद द हेल्प ऑफ रेलवेज। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने रेलवेज इंट्रोड्यूस करे। तो एक कहीं ना कहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अच्छा करा। उन्होंने पोर्ट्स भी डेवलप करे थे। पोर्ट्स होते हैं ना, सी वगैरह के पास में पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स डेवलप करे ताकि पोर्ट्स के थ्रू वो रॉ मटेरियल को शिप्स वगैरह में चढ़वा सके और वहां से जो फिनिश्ड गुड्स बनवा के लाए हैं उन्हें हमारी कंट्री में ला सके। तो पोर्ट्स वर डेवलप टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ताकि आराम से रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट हो जाए और वहां से हमारी कंट्री के अंदर फिनिश्ड गुड्स जो भी वो लोग चीजें बना के लाए हैं उन्हें हमारी कंट्री में ले आए। पोस्ट एंड टेलीग्राफ उन्होंने डेवलप करा ताकि वो हमारी कंट्री के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कर सके, हमारे फायदे के लिए नहीं, ताकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना शासन अच्छे से चला सके, आपस में इंफॉर्मेशन अच्छे से एक्सचेंज कर सके। रोड्स उन्होंने डेवलप करे। रोड्स वर डेवलप फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज टू पोर्ट्स। रोड्स उन्होंने डेवलप करे ताकि वो कंट्री के कॉर्नर कॉर्नर से रॉ मटेरियल पोर्ट्स तक पहुंचा सके। तो ये 4 चीजों उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर करी थी। ये सारी चीजें उन्होंने हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नहीं करी थी, सिर्फ और सिर्फ खुद के फायदे के लिए करा था। रेलवेज, पोर्ट्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड रोड्स उन्होंने डेवलप करे। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, क्या ब्रिटिश रूल का हमारी कंट्री पर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा था? वॉज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो देखो वो जानबूझकर तो हमारी कंट्री के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे। उनका मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्सप्लॉइटेशन करना, हमें बर्बाद करना। लेकिन जाने अनजाने अपने गोल को अचीव करने के चक्कर में कुछ ना कुछ उन्होंने हमारी कंट्री के लिए अच्छा कर दिया। जैसे कहीं ना कहीं उन्होंने फार्मर्स का नजरिया बदल दिया, आउटलुक बदल दिया। अब हमारे फार्मर्स कमर्शियलाइज्ड हो चुके हैं। वो बहुत ज्यादा कैश क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वो एक्स्ट्रा क्रॉप्स ग्रो करते हैं ताकि सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो यूज में ले ही, और एक्स्ट्रा क्रॉप्स, अपनी जो सरप्लस क्रॉप्स होती है उन्हें वो मार्केट में बेच के पैसा भी कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन हुआ था उसके बाद में हमारे फार्मर्स का नजरिया बदल चुका है। आज हमारे फार्मर्स अपने प्रोड्यूस के लिए एक मार्केट प्राइस रखते हैं, वो अपनी क्रॉप्स को आराम से सेल करके पैसा भी कमा सकते हैं। हमारी कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स रेलवेज लेकर आए, रोडवेज लेकर आए, जिसकी वजह से
बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने आज फेमाइंस पर, भुखमरी पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। अगर किसी कंट्री के किसी पार्ट के अंदर फेमाइंस आ जाते हैं, सूखा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ जाते हैं, भुखमरी फैल जाती है, तो आराम से हमारे पास में रोडवेज है, रेलवेज है, जिसकी हेल्प से हम उन एरियाज तक खाना पहुंचा सकते हैं। तो हंगर की वजह से लोगों की डेथ नहीं होती। आज जो हम पैसा यूज कर रहे हैं, ये जो मॉनेटरी सिस्टम है, ये भी ब्रिटिशर्स लेकर आए। एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शासन किस तरह से चलाना है, ऑफिशियल वर्क किस तरह से करना है, कंट्री को किस तरह से चलाना है, ये जो पूरा का पूरा सेटअप है, ये भी ब्रिटिशर्स ने हमें सेटअप करके दिया है, जो आज भी हमारे पॉलिटिशियंस यूज कर रहे हैं कि यार कंट्री को कैसे चलाना है, वो लोग हमें सिखा के गए हैं। शासन किस तरह से करना है, वो लोग हमें सिखा के गए हैं। तो ये क्या था, ब्रिटिश रूल का हमारी कंट्री पर पॉजिटिव इंपैक्ट था। और लास्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इंपैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। रेलवेज का हमारी कंट्री पर क्या इंपैक्ट पड़ा। तो देखो, अगर हम पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करें तो इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं। कहीं ना कहीं कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ है। आज हमारे किसान रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आके अपनी क्रॉप्स को सेल करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेलवेज। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पॉसिबल है। इट इनेबल पीपल टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस। आज देखा जाए तो दूरी कम हो चुकी है, कश्मीर से कन्याकुमारी, ईस्ट से वेस्ट, ये जो डिस्टेंस है ये कम हो चुका है। रेलवेज की हेल्प से हम लोग दूर दूर जाके जर्नीज करते हैं, अपनी ट्रिप्स वगैरह एंजॉय करते हैं। और कहीं ना कहीं फेमाइंस पर हम लोगों ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। जहां पर फेमाइंस आते हैं, रेलवेज के थ्रू फूड सप्लाई करा जाता है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन करा। वो हमारा रॉ मटेरियल, हमारे प्राइमरी गुड्स ले जाते, फिनिश्ड गुड्स बनाते और लाके बेचते भी किसको थे, हम ही को बेचते थे। फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन कुड बी इजीली ट्रांसपोर्टेड टू द इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री। इन रेलवेज की हेल्प से ही ब्रिटिशर्स अपने फिनिश्ड गुड्स को हमारी कंट्री के हर कॉर्नर कॉर्नर तक पहुंचाने लगे। तो ये इसका क्या था, नेगेटिव इंपैक्ट था। इसी के साथ में चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने पूरी तरह से रिवाइज कर लिया। अब कल की क्लास में हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2। तो तब तक यहां तक का अच्छे से पढ़ के रखना। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।